So in my 6 attempts at UPSC Civil Services exam, I ended up giving 4 mains, जिसमें जो पहला मेंस था जहाँ पे मेरी बिल्कुल भी सोशियोलॉजी की तैयारी नहीं थी और बट मुझे लगता था कि भाई मेरी तैयारी पूरी है, and ended up scoring 200 marks. In the very next attempt, which was 2017, where I got selected, I had a score of 279 in sociology. तो ये 80 marks का jump, मतलब what were the things that changed, what were the things that happened that enabled me to make this jump? आज की वीडियो में we will talk about those basic principles that really help me improve my answer writing and how you can go about improving your sociology answers in a step-by-step manner. The idea is कि मैं आपको अपनी आंसर स्क्रिप्ट्स दिखाऊंगा जो उस टाइम पे मैंने टेस्ट लिखे थे, किस तरीके से मैं मिस्टेक्स कर रहा था and how do you overcome those mistakes. So let's get started. राइट, सो बेसिक से बिल्कुल शुरू करते हैं. वी विल टॉक अबाउट ऑल प्रिंसिपल्स दैट रिवॉल्व अराउंड सोशियोलॉजी आंसर राइटिंग. दीज प्रिंसिपल्स यू कैन ऑल्सो यूज इन सम ऑफ द अदर ऑप्शनल्स, बट जनरली सिंस माई एक्सपीरियंस इज अ लॉट मोर विद सोशियोलॉजी, I can only say confidently that they work for sociology. Maybe, you know, some of you who have other optionals and you have seen this video, फिर भी I don't know why. So you can also let us know in the comments if you felt कि भाई हाँ ये principles आपके बाकी कहीं भी valid हैं. So let's get started with the absolute basic principle that don't worry about marks. काल मार्क्स नहीं, योर मार्क्स इन योर एक्चुअल टेस्ट. बहुत सिंपल सा रीज़न है इसका, क्योंकि मार्क्स लेके हम बहुत बार फिक्सेट हो जाते हैं. वी गेट फिक्सेटेड ऑन कि भाई आई स्कोर्ड 50 ऑन 150 एंड देयरफॉर यू नो नेक्स्ट टेस्ट में मुझे कम नंबर आ सकते हैं, ज़्यादा नंबर आ सकते हैं, मेरा यू नो मेंस का अटेम्प्ट आ रहा है, तो आई डोंट वांट टू यू नो फील बैड एंड गो अंडर प्रिपेयर्ड, अंडर कॉन्फिडेंट, थिंकिंग अबाउट कि भाई यू नो यार ये इतने घटिया मार्क्स मेरे आ रहे हैं तो कैसे चलेगा. सो मार्क्स की चिंता करनी ही नहीं है. दूसरी चीज़ यहाँ पे बहुत सिंपल से आपकी रहती है कि मार्क्स की अगर चिंता कर भी रहे हो कि भाई पिछली बार इतने आए थे, क्या आए थे, तो डोंट वरी अबाउट हाउ मच एम आई स्कोरिंग इन ईच एंड एवरी आंसर. रादर फोकस ऑन इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट. माने कि फर्स्ट टेस्ट में लेट्स से मेरे यू नो 40 आए, आई विल ट्राई एंड स्कोर 50 इन द नेक्स्ट टेस्ट, बिकॉज एनी टेस्ट सीरीज जो सोशियोलॉजी की या किसी यू नो ऑप्शनल की रहती है, तो जनरली दे हैव 8 टेस्ट्स which are in the 4+4 format, ki bhai 4 sectional tests and 4 full length tests. This is how we have also designed our sociology test series, and the idea is कि पहले में अगर आप 40 स्कोर कर रहे हो, don't worry, focus on getting 50 in the next, 60 उसके बाद 70, 80, 90 and so on and so forth. मतलब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ और मैं ये तरह कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूँ, for the very simple reason that I think this was one of the first tests. टेस्ट नंबर 2 है ये, क्योंकि पहला टेस्ट मैंने स्किप कर दिया था कि मैं एब्सेंट था जब वो टेस्ट हो रहा था. दिस इज़ टेस्ट नंबर 2. नोटिस कितने मार्क्स आए हैं मुझे यहाँ पे. आई हैव स्कोर्ड 36 आउट ऑफ 150 मार्क्स, एंड दिस इज़ इन माई अटेम्प्ट वेयर आई स्कोर्ड इवेंचुअली 279 280. द आइडिया वॉज कि इवन इन दैट अटेम्प्ट, इन द बिगिनिंग फेजेस, जब मैंने बिल्कुल तैयारी शुरू करी थी ऑप्शनल की, टेस्ट सीरीज़ की, मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने बिल्कुल ही ज़ीरो से तैयारी शुरू करी थी. एट गिवन वन मेंस जहाँ पे मेरे 200 आए थे, तो यू नो बेस मेरा थोड़ा तैयार था. बट अगेन आफ्टर ईयर ऑप्शनल के बाद वापस आते हो, ऑप्शनल के पास वापस आते हो, तो दिस वॉज माई फर्स्ट टेस्ट परफॉर्मेंस. 36 मार्क्स आउट ऑफ 150. एंड यू नो एक बारी मेंस आप फेल हो चुके होते हो तो बुरा लगता है कि भैया अब भी तुम्हारे बस की इतनी ही चल रही है, क्या हो रहा है. बट आई टुक इट एज अ पर्सनल चैलेंज कि भाई यार ये जो स्कोर है ना, I'm not going to let this score stop me. I don't know how much I will score in the next test, but मेरे को इस पे से improvement चाहिए. I want to increase. And as you just saw, तो test 3 जो था ये, I scored 65 out of 165. तो point क्या था, 65 out of 165 is still not a very good score. But मैं 35 के सामने जब इसको देखता हूँ तो you know it's a very good score. एंड लेटर ऑन जब 2019 में मैंने ये टेस्ट सीरीज़ फिर से लगाई थी, तो देन यू नो दिस वॉज टेस्ट 2 अगेन. बट शुरुआती टेस्ट में ही यू नो आई एम स्कोरिंग वेरी डिफरेंट मार्क्स. दैट इज़ द आइडिया दैट आई वॉन्ट टू से ओवर हियर कि डोंट बी फिक्सेटेड ऑन कि भैया ये नंबर क्या है. ये नंबर से कोई मतलब नहीं रखता. इट इज़ जस्ट अ मेट्रिक टू हेल्प यू अंडरस्टैंड गलती कहाँ है. गलती से सीख के आगे बढ़ना है, वहाँ अटकना नहीं है. So let's move on to the next point. The next point is also absolutely basic. यहाँ पे हम बात करेंगे कि भाई you have to answer the question that is asked. क्योंकि sociology and particularly जो आपके you know humanities वाले optionals होते हैं,
एंड अगर आपका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है तो क्या होता है ना कि भाई हमें आदत होती है टू राइट आंसर्स एज इफ ए इक्वल टू बी लीड्स टू सी, हैंस प्रूव्ड, मतलब हो गया, ऐसे ही लिखना था, आंसर आ गया, क्या करना है और। बट ह्यूमैनिटीज़ में ऐसा नहीं होता है, राइट। तो ह्यूमैनिटीज़ में जो सवाल एग्जैक्टली पूछा गया है, आप ऐसा नहीं है कि आपने बस फॉर्मूला दिखा दिया और ये कर दिया तो बोला आपको नंबर मिल जाएंगे। यू हैव टू गिव अ लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट। आप बस उस टॉपिक से रिलेटेड रैंडम चीज़ें लिख के आओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। एंड दिस इज द ट्रू सेम थिंग दैट इज ट्रू फॉर मेन्स एज वेल, जो कि पिछले वीडियो में भी हमने बात करी थी कि you have to mold your argument according to the demand of the question। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, राइट। सो जैसे ये क्वेश्चन आया है विच इज़ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑब्जेक्टिविटी एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी। ये बहुत ही बेसिक आपका क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट एवरी अदर ईयर इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ एक मेथडोलॉजिकल सोशियोलॉजिकल मेथड्स पे एक क्वेश्चन आ जाता है। अब मैंने क्या किया है, क्योंकि पहली बार मैं लिख रहा था तो मुझे लगा भाई शॉर्ट नोट लिखना है तो भाई मैं ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, मैं वैल्यू न्यूट्रलिटी क्या होता है जी, मतलब इसका डेफिनेशन दे दिया, इसका डेफिनेशन दे दिया, भाई हो गया आंसर, डन, दैट्स इट, राइट। सो दिस इज द कॉमेंट दैट आई गॉट कि भाई मतलब थोड़ा नोट्स पढ़ के आओ, ये मतलब बस ऐसे इतना नहीं लिखना है, यू ऑल्सो हैव टू गिव अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। दिस इज वेयर आई रियलाइज्ड कि एक तो चीज़ है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है सोशियोलॉजी में आपको थोड़ा सा उससे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देना ही देना है। तो एक बेसिक आइडिया जो सोशियोलॉजी में आंसर राइटिंग में आपको फॉलो करना है थ्रू एंड थ्रू इज़ कि भाई जब भी आपसे सवाल पूछा जाता है तो उसको हमें ये ए इक्वल टू बी लीड्स टू सी करके छोड़ नहीं देना है। वी हैव टू बिल्ड एन आर्ग्यूमेंट। एंड हाउ डू यू बिल्ड एन आर्ग्यूमेंट? यू हैव अ वेरी ब्रीफ इंट्रो के बाद आती है आपकी बॉडी पार्ट, एंड बॉडी में आपको दो आर्ग्यूमेंट्स देनी है। एक है आपकी मेन आर्ग्यूमेंट जिसको हम बोल सकते हैं थीसिस, एंड देन देर इज़ अ काउंटर आर्ग्यूमेंट विच इज़ नोन एज द एंटी थीसिस। तो हर बार कोशिश आपकी यही करनी है दैट यू हैव टू गिव अ थीसिस एंड एंटी थीसिस, राइट। तो दिस इज समथिंग दैट आई लर्न थ्रू ट्रायल एंड एरर। पहले 35 मार्क्स स्कोर करके फिर 65 मार्क, एंड देन आई थिंक इन द 2017 वाला टेस्ट सीरीज द नेक्स्ट टेस्ट आई स्कोर्ड 75 और समथिंग आउट ऑफ 150। तो प्रोग्रेसिवली आई इम्प्रूव्ड। हर बार मुझे गलतियाँ बताई जाती थी, हर बार मैं उन्हें इम्प्रूव करके आता था। एंड थीसिस में हमें क्या करना है, यहाँ पे बॉडी के बाद आता है हमारा कंक्लूजन, एंड कंक्लूजन में यू हैव टू टाई दीज टू आर्ग्यूमेंट्स टुगेदर। थीसिस प्लस एंटी थीसिस इज इक्वल टू सिंथेसिस। कि भाई अब ऐसी बात तो है नहीं कि भाई मार्क्स की थ्योरी की अगर बात कर रहे हैं या वैल्यू न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं या ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि भाई इन पे मॉडर्न डे में कोई सवाल जवाब हो ही नहीं रहा है या देयर इज नो प्रोग्रेस ऑन दिस। दिस इज वेयर करंट अफेयर्स कम्स इन वेरी वेरी हैंडी। एंड आप बोल सकते हो कि objectivity and value neutrality are good, but in the modern day research is a lot of value laden research also कि भाई it is the choice of the research in the end which is defining कि भैया क्या चीज़ स्टडी करी जाएगी। तो इससे क्या होता है, हम एग्जामिनर को एक ये भी पर्सपेक्टिव दे देते हैं कि भाई देखो हाँ इस इंसान को ना समझ आ रहा है कि ये सब्जेक्ट किस बारे में है, जो कि अगर आप इन आंसर्स में देखोगे तो भाई क्लियरली ये समझ आ रहा है कि भाई इस इंसान को नहीं समझ आ रहा है कि भाई सब्जेक्ट किसके बारे में है। तो दिस क्वेश्चन वाज अबाउट बुक व्यू एंड फील्ड व्यू ऑफ सोशियोलॉजी। तो शॉर्ट नोट लिखना है, बहुत बेसिक सा मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई बुक व्यू क्या था, इंडोलॉजिस्ट लाइक घुरिए, एंड एनालिसिस ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट। फील्ड व्यू क्या है, सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी एडवोकेट्स दैट कि भाई स्टडी आप जाके फील्ड पे करो। तो कायदे से ये क्वेश्चन था आपका 15 मार्कर, बट मैंने भाई 2 पेज लिख के इसको छोड़ दिया क्योंकि अब इससे ज़्यादा मेरे पास कंटेंट ही नहीं आ रहा था। तो देन लाइक दिस इज समथिंग दैट is also mentioned here कि even when you are asked to compare two things there is still a counter perspective that can be given, and this is something that we'll discuss a little bit later on in one of the other principles, but the core idea is कि जब सवाल का जवाब आप दे रहे हो in particularly sociology and humanities वाले topics, तो there are 3 parts. There is the thesis, there is the antithesis, and then there is the synthesis, and all of these 3 lead to one another. The thesis will build up to the antithesis, which will then build up to the synthesis. And अगर आपके आंसर में ये चीज़ आप कर पाते हो, जो कि आप किसी भी टॉपर की कॉपीज़ देखोगे तो जनरली दे हैव गिवन सम और द अदर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। लेट मी शो यू सम एग्जाम्पल्स। राइट, सो दिस इज़ द टेस्ट दैट आई गेव इन 2018। तो यहाँ पे क्वेश्चन इज़ अबाउट क्लास इन इट सेल्फ एंड क्लास फॉर इट सेल्फ। अब मार्क्स की हमने पूरे टाइम बात करी है कि भाई मतलब व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट, कि भाई मार्क्स का क्या मानना है, इस पर किस तरीके से डेवलप होता है,
एंड देन देर इज़ अ काउंटर पर्सपेक्टिव दैट आई हैव गिवन कि भाई बार बार डांट खा खा के एटलीस्ट अब ये तो मैं सीख गया हूँ कि भाई काउंटर पर्सपेक्टिव अब मैंने दिया है. बट देन अगेन एक बेसिक मिस्टेक और कर दी कि भाई सिंथेसिस को मैंने ऐसा हल्का सा छोड़ दिया. सिंथेसिस क्या है? आई हैड टू टाई इट ऑल टुगेदर कि भाई अब मैंने बोल दिया है कि भाई यू नो दिस स्टिल रिमेन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड कॉन्फ्लिक्ट. बट कौन सा कॉन्फ्लिक्ट? यू नो हाउ इज़ इट यूजफुल? तो ये थोड़ा सा एक स्टेप अगर आप आगे जाते हो एंड आपने आंसर को सिंथेसिस में बदल देते हो कंक्लूजन की बजाय कि मुझे बस एक स्टेटमेंट लिखना है, कि बजाय आई एम गिविंग सम मोर इन्फॉर्मेशन, makes your answer all that more unique and it stands out to the examiner कि yes this person has clearly understood what the subject is all about. तो why am I talking about this again and again and again? क्योंकि आप खुद ही देखोगे कि जब ये सारे स्टेप्स हमने किसी भी आंसर में फॉलो किए हैं, मार्क्स हमें ऑटोमेटिकली ज़्यादा मिले हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, you know, this is a question about Talcott Parsons and how he analyzed the social act. राइट, तो सोशल एक्शन क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ सोशल लाइफ. तो इंट्रोडक्शन में हमने ब्रीफली बता दिया कि भाई क्या चीज़ें काम कर रही हैं, व्हाट इज़ एग्जैक्टली द सोशल एक्शन. राइट, इज़ मेड अप ऑफ एक्शन, एक्टर, गोल, सिचुएशनल कंस्ट्रेंट एंड नॉर्म्स. तो ये एक डायग्राम यहाँ पे बना दिया गया है. डायग्राम से समझ आ गया कि भाई एक्टर गोल तक कैसे पहुँच रहा है. His choices are defined by cultural norms and situational conditions or situational constraint through which he gets to choose between, like, you know, means 1, 2, 3. These means are generally what Parsons calls pattern variables, right? तो Parsons का voluntaristic theory of action कह दिया has multiple choices but limited. And उसके बाद हमने you know एक लाइन ऑफ काउंटर पर्सपेक्टिव भी दे दिया. एंड फाइनली जब हमने इस बार कंक्लूजन दिया है तो हमने एक लेवल आगे जाके बात करी है कि नहीं देखो पार्सन्स की थ्योरी ठीक थी, बट यू नो स्ट्रक्चरेशन विच इज़ अ थ्योरी गिवन बाय गिडन्स इज़ अ मच बेटर वे टू लुक एट दीज थिंग्स. तो हमने क्या किया, जब सारी चीज़ें हमने ऐड कर ली तो लाइक ऑटोमेटिकली समवेयर वेयर वी आर गेटिंग 3 marks to 4 marks, नाउ ऑटोमेटिकली 5.5. सो दिस इज़ वाई दिस रूल और दिस प्रिंसिपल दैट योर आंसर in sociology is made up of parts, the thesis, the antithesis and the synthesis. जितने आंसर्स में आप इन्हें डालोगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे. So let's move on to the next part, which brings us to another very basic idea. Always explain the key terms. मतलब हम एक पॉइंट के बाद ये assumption लेके चलते हैं कहीं ना कहीं कि भाई ये तो आता ही होगा एग्जामिनर को. एंड दैट इज़ ऑब्वियसली मच मोर ट्रू इन दी ऑप्शनल, क्योंकि जीएस में आपका पेपर एक जनरलिस्ट चेक कर रहा है, ऑप्शनल में योर पेपर इज बिंग चेक्ड बाय स्पेशलिस्ट ऑफ दैट सब्जेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट. बट द एग्जामिनर डजंट नो कि तुमको आता है कि नहीं आता, वेदर यू नो दिस और नॉट. एंड दैट इज वाई इफ वी एक्सप्लेन द की टर्म्स इन एनी गिवन क्वेश्चन, एंड दिस इज समथिंग दैट इज ऑल्सो इक्वली वैलिड फॉर जीएस. क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस लाइक रिसेंटली आई बीन इवैल्यूएटिंग सम इवैल्यूएट, तो क्या हम एकदम वो डिटेल डिस्कशन में घुस गए थे, हमने 1.5 घंटा लगाया वो कॉपी पे. एंड व्हाट वी फाउंड आउट वाज दैट द इंडिविजुअल हैड रिटन एन आंसर on how tier 2 cities are leading to economic growth, but they did not have a very clear definition of what exactly is a tier 2 city. How do you define one? tier 3 कैसे define करेंगे, 4 कैसे define करेंगे. तो वो कोर डेफिनेशन ही जब आप मिस कर रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं आपके आंसर में वो कन्फ्यूजन दिखाई देगी. दिस इज़ वाई इट इज़ नॉट फॉर द एग्जामिनर कि भाई मैं स्किप कर रहा हूँ. इट इज़ टू एक्सप्लेन इट टू द एग्जामिनर कि भैया ये बेसिक चीज़ हमें आती है. एंड जब भी आप बेसिक चीज़ों को बार बार एक्सप्लेन करोगे, योर मार्क्स विल ऑटोमेटिकली improve. So let's take some examples of this also. Right, so we come back again to the test with the worst performance. and यहाँ पे क्या हुआ था, this is a question which talks about कि भाई डर्कहाइम ने एक स्टेटमेंट करी थी that comparative sociology is not a branch of sociology, it is sociology itself. That is the statement. and आपको आगे उस पर बातचीत करनी है कि भाई explain, comment, something of that sort. तो हमने क्या किया है, हमने जी बहुत शाना बन के एकदम यहाँ पे लिख दिया है, कॉमेंट वॉज मेड बाय डर्कहीम एज ही ट्राइड टू एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंपेरेटिव सोशियोलॉजिकल स्टडीज़. बट जी क्या है कंपेरेटिव सोशियोलॉजी हम नहीं बताएंगे, वो आपको पता होना चाहिए था. यू नो यू आर द एग्जामिनर, यू नो सोशियोलॉजी. एंड इसी कारण से आप इस आंसर में देखोगे बोला दिस इज द कॉमेंट दैट यू गॉटन कि भाई यू हैव टू एक्सप्लेन इट, यू हैव टू डिफाइन इट. दैट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग. तो ये फटके खा के ही कभी कभार हम सीखते हैं कि भैया यार ये जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं ना, यही सबसे ज़्यादा आपको नंबर देती हैं. क्योंकि ये कंसिस्टेंटली अगर आप कर पा रहे हो कि भाई
कंपेरेटिव सोशियोलॉजी का इंट्रो ठीक है ये, दिस इज अ फाइन इंट्रो, इट कैन बी बेटर, but then you have to tell me what is comparative sociology, because then you have written a full answer on comparative sociology and nowhere is there a mention of comparative sociology कि भैया है क्या, right? तो पहले हमने ओरिजिन ट्रेस कर दिया, कुछ बता दी, स्कॉलर्स लाइक डर्कहाइम, मार्क्स, स्टडी स्टेजेस, तो कुछ देर इज टॉक अबाउट कंपेरेटिव सोशियोलॉजी, बट ये कहीं नहीं बताया गया कि भैया व्हाट इज कंपेरेटिव सोशियोलॉजी. नॉट जस्ट दैट, देर इज नो एंटीथीसिस, देर इज़ नो कंक्लूजन, तो भाई नेचुरली आपको नंबर भी उसी के हिसाब से यहाँ पे मिले हैं. तो बेसिक आइडिया स्टिल रिमेन्स दैट explain the basic terms. Don't assume that the examiner knows, and even if the examiner knows, make it easier for the examiner to understand that you know, क्योंकि that is what will get you the marks. तो जैसे अब ये 65 वाले टेस्ट में अगर हम देखें तो यही चीज़, दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑन आइडियल टाइप, कि भाई वेबर का आइडियल टाइप क्या है. इट इज़ अ 20 मार्क क्वेश्चन, तो 20 मार्कर में आपको 4 पेज का स्पेस होता है. तो अब यहाँ पे क्या है भाई, आइडियल टाइप इज़ अ मेथोडोलॉजिकल इनोवेशन बाय वेबर. देन आइडियल टाइप एक्सप्लेन कर दिया गया है कि भैया है क्या, एक एग्जाम्पल के साथ फर्दर बताया गया है कि भैया देखो, दिस इज़ एन आइडियल टाइप ऑफ अ कार, की गाड़ियाँ कुछ ऐसी दिखाई देती है. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, बट गेट्स द पॉइंट अक्रॉस कि दिस पर्सन हैज़ अंडरस्टूड व्हाट इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट. एंड फिर इस आंसर में आप देखोगे तो भाई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मेजर आर्ग्यूमेंट्स आपकी दे दी हैं, बट अगेन एक एग्जाम्पल भी दे दिया गया है कि भाई वेबर ने किस तरीके से इस्तेमाल किया. बट अगेन यहाँ पे एंटीथीसिस मिसिंग है, एंड फाइनली जो कंक्लूजन है हमारा वो थोड़ा सा जेनेरिक है, माने कि हमने कोई बहुत स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी है. सो देयरफॉर ऑब्वियसली मतलब मार्क्स, even though they have improved from the previous test, they are not at the top level. So this is what you have to keep in mind when writing sociology answers, right? So let's move on to the next principle. So this is the final thing that I would recommend कि भाई once you have done the basics, माने कि मैंने मार्क्स की टेंशन नहीं ली, मैंने टेस्ट सीरीज में जो लिखा, मैंने गलती करी, मैंने गलती से सीखा, आई वॉन्ट टू स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंटली इम्प्रूव माई परफॉर्मेंस. देन आई वॉन्ट टू फोकस ऑन दी एब्सोल्यूट बेसिक्स कि भैया जो क्वेश्चन पूछा है मैंने उसका आंसर दिया कि नहीं दिया. Then I explained the absolute basic terms, yes or no. Once I have done all of these three things, P0, P1, P2, then and only then should I be concerned about कि भाई अच्छा अब मेरे को थिंकर नेम्स और थिंकर की स्टडीज़ के स्पेसिफिक नाम याद हैं, तो जी that is very good. Because what happens is a lot of people have it backwards. They think कि भैया मेरे को थिंकर नेम से शुरू करना है, मैं थिंकर के नेम्स फेंकूंगा तो मेरे को नंबर मिलेंगे. That is not the case. आपका आर्ग्यूमेंट अगर सही है, आपने आंसर को बढ़िया तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है, माने कि योर कंटेंट इज गुड, योर आर्ग्यूमेंट दैट यू आर बिल्डिंग ओवर हियर इज वैलिड एंड रेलेवेंट, देन इफ यू गिव मी थिंकर नेम्स एंड स्टडीज यू गेट सम एक्स्ट्रा मार्क्स. कि फिर वो जो 65 to 75 to 75 का 85 अगर आपको जाना है, आउट ऑफ 150 हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो दैट इज़ वेयर थिंकर नेम्स एंड स्टडीज़ विल कम इन. तो अगर आप मेंस दे रहे हैं तो योर प्रायोरिटी शुड बी कि भाई मैं कोर कंटेंट पे सबसे पहले फोकस करूं. आई गिव ऑल द बेसिक डेफिनेशंस अप फ्रंट सो दैट देयर इज़ नो डाउट इन द माइंड ऑफ द एग्जामिनर कि भैया क्या कहना चाह रहे थे ये. और जब वो कह दिया, अब भी मेरे पास अगर टाइम बचा है, then I invest some time in thinker names and studies. And for those of you that are giving mains, I'll just share something. Right, so this is a list of studies and thinkers and उनका theories का कुछ क्या basic एक very high level summary जो मैंने अपने attempts के लिए बना के रखी थी. तो this was the value addition that I did between my third and my fourth attempt, जहाँ पे मेरा पहला और मेरा दूसरा मेंस था. तो पहले मेंस में जहाँ मेरे 200 नंबर आए थे, उसके बाद जो अगला मेंस था मैंने बेसिक्स पहले रिजॉल्व करे, उसके बाद मैंने ये थोड़ी स्टडीज़ का भी कलेक्शन बनाया कि भाई गुनर मिर्डाल का सॉफ्ट स्टेट है, तो भैया क्या बोला क्या है उन्होंने उसमें. जेरोम ट्रुप ने अप्रोप्रिएशन ऑफ सिम्बल्स की बात में बात क्या करी है. देन कॉलिन क्राउच, जेसन हिकल. तो the idea is कि this comes at the last stage and this is very freely available on our website. You can also find a link to this in the video का description. The idea being कि basic फंडे पहले clear हों, answer the question asked, focus on giving a counter perspective, because sociology is not your hard science, it's not engineering. तो
in this and other humanity subjects, there are a lot of perspectives. So to demonstrate that you're a good student of the subject, you have to understand and appreciate the multiple perspectives. And it's also the mark of a intelligent mind, of a strong mind, that the person can hold two opposing thoughts and does not go mad, right? So that's the idea. That's all I wanted to share in today's video. All the best. And if you're interested in checking out our sociology test series, you can visit courses.upscprep.com. The link for that will be in the video description as well. All the best.